मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जनरली आईटी के कंपनीज को लेके है। बिकॉज जिस तरीके से काफ़ी समय से एक तरह से रिसेशन स्लो डाउन चल रहा है, उतनी ज़्यादा पोजीशंस नहीं आ रही हैं। चाहे वो आपका किसी भी टेक्नोलॉजी में होगा, उतने प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहे हैं, उतने जॉब के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। पैकेजेस को लेके बहुत सारी कंपनीज ने स्ट्रिक्ट कर दिया है। इवन कुछ कंपनीज ने तो हायरिंग बंद कर दी। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, इस टाइम में क्या करना चाहिए? एंड बहुत सारा फायरिंग भी जैसे ग्रेजुअली हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस तरीके से कोविड में आपने देखा था, अगर मैं इसको पास्ट में लेके चलता हूँ तो एक बल्क में हायरिंग हुआ था जब कोविड ख़त्म हुआ। कोविड के टाइम में थोड़ा सा एक तरह से बिकॉज सारी कंपनीज़ के लिए एक ये नया शिफ्टिंग था, क्योंकि जब वो वर्क फ्रॉम में इमीडिएटली शिफ्ट किए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बोला कि ये बहुत सही है, कुछ लोगों ने, इवन कुछ कंपनी ने सोचा कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। तो एक तरह से ये जो 2-3 साल का समय था कोविड के टाइम का और कोविड के बाद का, वो इतना था कि उसमें कहीं कुछ ऐसा निकल के नहीं आ पाया कि वर्क फ्रॉम सही है, हाइब्रिड मॉडल सही है, वर्क फ्रॉम ऑफिस सही है। इवन कुछ को लगा कि नहीं नहीं, आईटी अकेला एक सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉस्पेक्ट है, वही आपको बचा पाएगा। और किसी, बिकॉज जिस तरीके से जब कोविड में लॉकडाउन लगा तो एक अकेला आईटी था जिसने काफ़ी कुछ हद तक, चाहे वो आपको होम डिलीवरी हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजीज हो, चाहे वेब मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर्स हों, एक तरह से वो लाइव रहा। और लोगों को लगा कि अगर उनको बिज़नेस में आगे जाना है तो कहीं ना कहीं उनको ऑटोमेशन या आईटी को इनेबल्ड करना पड़ेगा, सो दैट उनका बिज़नेस कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टॉर्न लोन या किसी प्रमाइस पे चले, वो एक तरह से ऑनलाइन मोड में चले। तो उसमें ऐसा लोगों का था कि नहीं, सारी जो भी कंपनीज थी, आई एम नॉट से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाहे वो रिटेल में हो चाहे वो सेल्स में हो, वो सारी कंपनीज ने अपने आप को डिजिटली प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया। तो एक इवन बहुत सारी कंपनी थी, उन्होंने ऑटोमेशन को, उन्होंने जो मैनुअल इंटरवेंशन था जहाँ ह्यूमन किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते थे, उन्होंने उस पर काफ़ी फंडिंग किया। तो ऐसा लग रहा था कि इवन कंपनीज को ऐसा लग रहा था, तो हो सकता है कि कोविड के बाद बहुत सारा ऐसा नए प्रोजेक्ट मिले, नए ऐसे ऑटोमेशन के टास्क मिले, या कंपनीज अपने सिस्टम को ऑटोमेट कराएं। तो उन्होंने भी काफ़ी लार्ज स्केल पे हायरिंग किया। दूसरा, कंपनीज को ये भी फियर था कि जब वो वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस में शिफ्ट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग इसमें ना आए, कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने गांव में शिफ्ट हो गए थे, अपने होम टाउन निकल गए थे, और उनके लिए फिर से मेट्रो सिटी में आना पॉसिबल नहीं था। तो ये कुछ 3-4 कारण थे जो उस टाइम कोविड के बाद बल्क में हायरिंग हुई। और उसमें क्या हुआ कि इतने लार्ज स्केल पे इवन कंपनीज में जिस तरीके से पैकेज ऑफर दिए हैं, मतलब 4 साल का बंदा है वो 24 लाख रुपए मांग रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस है वो 30, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आईटी कंपनीज में 30 लाख का पैकेज एक नॉर्मल पैकेज हो गया था। जबकि अगर हम कोविड के पहले देखें तो ऑलमोस्ट जो एक पैकेज रेंज थी, एक नॉर्मल, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक एवरेज एक्सपीरियंस आपका 3 से लेकर 7 साल का होता है, तो उसका जो टेंटेटिव आपका मैं बोल दूँ तो 12-10 से लेके आप 18-20 तक, 20 लाख का एक पैकेज, एक अच्छा पैकेज मांगा जाता था। बट कोविड के बाद जिस तरीके से पैकेज हुआ तो उसमें जस्ट आप अगर 10-12 लाख का उसमें ऐड करेंगे तो मतलब 30 से 32, मतलब एक नॉर्मल रेंज हो गई थी। आप अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 25 से लेकर 35 के बीच में एक नॉर्मल पैकेज का वो हो गया था। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने बल्क में हायरिंग किए, पैकेजेस अच्छे दिए लोगों को, लोगों ने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, बहुत सारा स्विच किया। अब रहा सवाल प्रॉफिटेबिलिटी का, तो हुआ क्या है कि इनफैक्ट उनको जो लग रहा था कि वर्क फ्रॉम ऑफिस में शिफ्ट करके, क्योंकि क्या होता था जैसे एक प्रोजेक्ट में अगर 5 लोग लग गए हैं तो वर्क फ्रॉम में क्या हुआ कि वो 5 लोगों से प्रोजेक्ट हो नहीं पाया, बिकॉज लोगों की इफिशियंसी कम हो गई थी। जैसे एक बंदा अगर दिन में अगर 10 टिकट रिजॉल्व कर रहा था वर्क फ्रॉम ऑफिस में, तो वो वर्क फ्रॉम में जाने के बाद उसका 10 टिकट वो एक दिन में नहीं करके वो एक वीक लगा देता था उसको। मतलब बहुत सारा डिपेंडेंसी है, बहुत सारा, मतलब कि नहीं इसमें ये इस चीज़ की ज़रूरत होगी या इसमें इस चीज़ की डिपेंडेंसी है, ऐसे करके मतलब टॉलरेट करके बहुत सारा इफ एंड बट करके वो उसको डिले करता था। तो इन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने हायरिंग बढ़ा दिया, 5 लोग की जगह 7 लोग या 8 लोगों को इन्वॉल्व किया, सो दैट ये इक्वली। बट होता क्या है कि जब जैसा देश वैसा बेस, जिस तरीके का एटमॉस्फियर होता है उसी तरीके से लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बड़े हर प्रोजेक्ट में, मतलब जैसे जनरली अगर मेरा देखा जाऊँ तो एक स्मॉल साइज़ के जो प्रोजेक्ट होते थे ऑलमोस्ट 20 या 22 लोगों के, वहाँ पर कोविड के बाद में ऑलमोस्ट 35 या 40 लोगों की टीम हो गई। 40 को फिर मैनेज करने के लिए उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर, चाहे वो ऑन साइड हो चाहे ऑफ शोर हो, चाहे आपका स्क्रम मास्टर है, इस तरीके से कोऑर्डिनेटर है, पीएमओ है,
3-4 तरीके के रोल्स उनका भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस आ गया है, बिकॉज़ उनको देखना, उनकी सैलरी, लीव्स को मैनेज करना, तो वो पीएमओ ने किया। जो स्क्रम मास्टर था जिसने डेली कुछ उनको टास्क करना है, डेली उनकी यूज़र स्टोरीज़ को चेक करना है, वो स्क्रम मास्टर ने किया। जो आपके ऑन साइड मैनेजर था, वो क्लाइंट रिलेटेड, क्लाइंट से क्या क्या नए इशूज़ आ रहे हैं, क्या उसको हैंडल करना है। ऑफशोर मैनेजर इंडिया की जो टीम थी, ऑफशोर में जो टीम थी, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको टास्क करवाना है, शिफ्ट हो जाए, वो मैनेज करना है। तो इनकी भी, क्योंकि पहले ये होता था जनरली एक मैनेजर या 2 मैनेजर मिलके ये पूरे प्रोजेक्ट को देख लेते थे। जनरली स्क्रम मास्टर रहता था, या फिर अगर नॉर्मल एक प्रोजेक्ट मैनेजर है तो ही कैन डू, और जो पीएमओज रहते थे वो इक्वली मल्टीपल प्रोजेक्ट को देख लेते थे ऑफिस में, और इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। बट वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। इवन टीम का, जैसे मैंने बोला कि जहाँ 5 लोगों से काम होता था, वहाँ 8 या 10 लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरीके से कंपनी ने बहुत बल्क में हायर की, नहीं पैकेज कर दिए। अभी हो क्या रहा है कि सबसे बड़ा जो घबराए हुए लोग हैं, जिन्होंने पैकेज बहुत अच्छे उठा लिए हैं, और अभी उनको, जैसे कभी कभी वो बेंच में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एक फ़ियर आ जाता है कि पता नहीं कितने दिन तक कंपनी। तो ये एक तरह से बेसिक, आप कभी भी सोचें कि जब भी आप किसी अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं, तो आप सोचो कि आपको अच्छा स्किल्स, आपको बिलीबिलिटी हमेशा आपको रखनी पड़ेगी, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट बिलेबल। अभी बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने देखा है कि वो मतलब इस तरीके का मैन पावर हायर करें जो सेल्फ ड्रिवन हो। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोजेक्ट है, आप बेंच पे आ गए हैं, तो वो आपको बैठ के अलाइन कराएंगे, वो आपको कॉल्स देंगे, इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे। दे आर नॉट बॉदर। उनका सीधा सा है कि आपके पास प्रोजेक्ट है, यू कैन रीच आउट टू। उन्होंने एक अपने अपने स्पोक्स बना दिए हैं, चाहे वो WMG हो, चाहे टैलेंट एक्विजिशन टीम है। आपको अगर कुछ भी किसी प्रोजेक्ट में जाना है, किसी नए स्किल्स में जाना है, आप उनको अप्रोच करो उनके थ्रू। तो पहले जैसा नहीं है तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो कमिंग टू दिस रिसेशन, तो मुझे आई डोंट थिंक कि ये बहुत कुछ लंबा जाने वाला है। जस्ट एक कहते हैं एक रिफाइनमेंट, और लाइक जो मैं बोलता रहता हूँ कि हर कंपनीज में मतलब साल में 1-2 बार ऐसे फेजेस होते हैं कोई भी कंपनीज के, जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरह से उनका रिव्यू करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी एक लार्ज स्केल पे कंपनीज जो भी उनके मैन पावर है उनको देख रहे हैं, जो अच्छे रिसोर्सेज हैं, जो उनको लगता है कि नहीं उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है और वो ऑनेस्ट है, कर रहे हैं, उनको वो रिटेन करेंगे। और स्लोली जो से जिनके पैकेजेस ज़्यादा हैं, नॉन परफॉर्मिंग हैं, उनको नहीं लगता है कि उनके स्किल सेट पे उतना पैकेज, तो हो सकता है उनको धीरे धीरे उनको फायरिंग करेंगे। और जिस तरीके से जैसे यूके का बीच में रिसेशन चला, वहाँ पे कंपनी ने जिस तरीके से कॉस्ट कटिंग किया, इसके बाद फिर यूएस में गया, बड़ी बड़ी कंपनी चाहे अमेजोन हो, चाहे गूगल हो, इवन जिस तरीके से क्रेडिट स्विस का ऑब्वियसली जिस तरीके से बैंक करप्ट हुआ, तो ये भी बहुत सारे रीज़न थे। बिकॉज इंडिया की जो भी आईटी कंपनी है, उनका जो फंडिंग है, उनका जो भी जिनके प्रोजेक्ट है, वह जनरली वो यूएस, यूके या यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो उसका भी काफ़ी असर रहा है। बट वो असर ऐसा नहीं है, बिकॉज आईटी हमेशा लाइव तो रहेगा, बिकॉज आईटी के बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिस तरीके से सिक्योरिटी हो, कंप्लायंसेस हो, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, जैसे आज की डेट में देखें तो पेमेंट गेटवेज पे बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी और बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंट आते रहते हैं। तो उसको अपग्रेड करना मस्ट हो गया। ऐसा नहीं कि आज की किसी कंपनी ने कोई सिस्टम बना लिया तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, वो हमेशा चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें, ठीक है। बस एक सही पैकेज पर एक अच्छी कंपनीज को देख के और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर ज़रूर ध्यान दें। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे। अगर आपको एग्री करते हैं, आपको इससे और रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और मुझसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, जिससे मैं जिस तरीके से ये वीडियोस बनाता रहता हूँ टेक्नोलॉजीज़ में, मैं कुछ हद तक उस चीज़ में सफल हूँ। जय हिंद, जय भारत।